हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन सब्जेक्ट कॉमर्स है। कॉमर्स में दोस्तों आज हम बात करेंगे टोटल जो उसमें 10 यूनिट है। हर एक यूनिट को पूरा एक लेक्चर के रूप में चीजें समझते हैं, लेक्चर देते हैं, एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट आपका होता है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। दूसरा पढ़ते होंगे ऑडिट एंड अकाउंटिंग। तीसरा बिजनेस इकोनॉमिक्स। देन उसके बाद बिजनेस फाइनेंस। फिर उसके बाद बिजनेस मार्केटिंग। उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन उसके बाद आप पढ़ते होंगे बिजनेस स्टैटिक्स। उसके बाद बिजनेस बैंकिंग। देन उसके बाद लीगल एस्पेक्ट। और लास्ट में आप पढ़ते हैं बिजनेस इनकम टैक्स एंड डबल टैक्स बेसिक रूल क्या है। तो टोटल एक एक करके पहले लिखते हैं क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट बिजनेस environment and international business। देन उसके बाद दूसरा यूनिट हम पढ़ेंगे ऑडिट एंड अकाउंटिंग। थर्ड आपका जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। देन फोर्थ आपका बिजनेस फाइनेंस। फिफ्थ आपका बिजनेस मार्केटिंग। सिक्स्थ आपका बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन बिजनेस बैंकिंग एंड LIC। देन उसके म्यूचुअल फंड नेक्स्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। नाइन्थ बिजनेस लीगल एस्पेक्ट एंड बिजनेस लीगल एस्पेक्ट। उसके बाद 10th बिजनेस इनकम टैक्स एंड डबल टैक्स रूल या रेगुलेशन। डबल टैक्स। तो ये बेसिक आपने जो सारा ये सभी 10 यूनिट इसमें है, हर एक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिसमें आप बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ते हो, इसमें क्या क्या चीजें अब एक एक करके समझते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में पहले आपका टॉपिक आता है फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देन उसके बाद आपका इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, माइसल कॉन्सेप्ट 5 मॉडल क्या है, विजन और मिशन क्या है। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल माइक्रो और मैक्रो क्या है। देन उसके बाद आप पढ़ते हो उसके बाद टाइप्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट क्या है, जिसमें आप पढ़ते होंगे सोशलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, मिक्स्ड क्या है और कम्युनिज्म क्या है। ये बेसिक चीज। उसके बाद आपका बिजनेस एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स पॉलिसी क्या क्या है, जिसमें आप पढ़ते होंगे रेवेन्यू पॉलिसी क्या है, फिजिकल पॉलिसी क्या है, बजट क्या है, फिलिप्स कर्व क्या है, लाफर कर्व क्या है, इसके बारे में आप पढ़ते होंगे। देन उसके बाद आप अगला टॉपिक इसी में आता है आपका गवर्नमेंट बेसिक रूल क्या क्या बनाती है, जिसमें आप रेगुलेटिंग एक्ट क्या क्या होती है, अलग अलग गवर्नमेंट का क्या रूल है, क्या एक्ट बनाना। उसके बाद आपका इसी में एंटरप्रेन्योर क्या होता है, प्रमोशन क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है,
ये बेसिक चीजें आपका होता है। नेक्स्ट उसके बाद आप पढ़ते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इसके आधार पे क्या क्या चीजें आया है, जिसमें आप पढ़ते हैं कि मशीनरी सिस्टम क्या है। मशीनरी सिस्टम बेसिक क्या आधार है, जिसमें आप पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कब आप कंप्लेंट करेंगे, स्टेट लेवल पे कब कंप्लेंट करेंगे, सेंट्रल लेवल पे कंज्यूमर उसका प्रतिबद्धता या प्रोटेक्शन के लिए कब कंप्लेंट कर सकता है। देन उसके बाद आप पढ़ते होंगे सोशलिज्म एंड कल्चर को लेकर के। सोशलिज्म मीन्स जो समाज है, जो देश है, कल्चर है, हर एक देश की अपने कल्चर, उस कल्चर के अकॉर्डिंग क्या करता है, वस्तु का प्रोडक्शन करता है। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद आप पढ़ते इसी में CSR क्या है, सो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देन उसके बाद फेमा क्या है, फेमा जिसको बोलते हैं फ्री एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या है। ये बेसिक चीज आपका होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। देन उसके बाद आपका इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। अब अंतरराष्ट्रीय चीजें आपको अगर आप देखना है, जिसमें WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या क्या रूल बनाया गया, जिसमें ट्रिम्स क्या है, ट्रिप्स क्या है। देन उसके बाद आप पढ़ते होंगे वर्ल्ड बैंक आता है। वर्ल्ड बैंक में आप पढ़ते होंगे बेसिक SDR क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है, जिसमें आप अलग अलग बेसिक पढ़े होंगे। SDR का बेसिक कौन कौन कंट्रीज में शामिल किए गए हैं, कि भाई जापान के कितनी करेंसी पाव रखा गया, रेट क्या है, चाइना की करेंसी क्या है, उसकी क्या रेट रखी गई है, डॉलर की क्या रेट रखी है, पाउंड की क्या रेट है, यूरो का क्या रेट है। ये सारी पॉइंट आपका 5 कंट्री को जोड़ के बनाया गया है। देन उसके बाद AOA क्या है, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, जिसमें आप पढ़ते होंगे 3 जोन रखा जाता है। रेड जोन क्या है, येलो जोन क्या है और ग्रीन जोन क्या है। ये बेसिक इसके आधार होते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पढ़ते हो BOP क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप पढ़ते होंगे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट जो आपका होता है, जिसमें आप विजुअल गुड्स एंड नॉन विजुअल गुड्स की बातें होती है, जिसमें आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं। कैपिटल अकाउंट में आपका आता है FDI क्या है, FPI क्या है, देन लॉन्ग टर्म लोन क्या है। ये बेसिक आपका आधार होता है। उसके बाद साफ्टा क्या है, नाफ्टा क्या है, ब्रिक्स क्या है, आसियान क्या है। ये बेसिक आपको कुछ इंटरनेशनल जो भी एक प्रकार संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे अगर इंटरनेशनल चीजें IR के रूप में देखेंगे, जिसमें सीटो क्या है, नाटो क्या है, तो ये बेसिक चीज आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वाड क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बिजनेस पे। ब्रिक्स क्या है, इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आजकल ब्रिक्स को लेकर के ज्यादातर गवर्नमेंट अगर देखा जाए, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये मिलकर के इस पे काफी डिबेट चल रहा है। G8 क्या है, G7 क्या है, G20 क्या है, आप ये भी पढ़ेंगे। COP क्या है, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर क्या क्या बातें कहा गया। इसमें आप पढ़ेंगे भाई व्यापार को लेकर के क्या पॉइंट, क्या बातें रखी गई। ये सब पॉइंट मिला करके आपको बनता है इंटरनेशनल बिजनेस। थोड़ा करंट चीजें भी देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑडिट एंड अकाउंटिंग। ऑडिट मीन्स होता है किसी चीज की जांच करना, चेक करना। आप ऑडिट कब करते हैं, या तो आपका मंथली होता है, ईयरली होता है, 6 मंथ होता है, लेकिन किस पे आप ऑडिट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर होता है। प्राइवेट जो होती है प्रकार से निजीकरण होती है, जिसमें आप प्राइवेट में देखते होंगे जहां पूंजी कैपिटलिज्म की बात होती है, और पब्लिक को होती है जो गवर्नमेंट सरकारी चीजें होती हैं, तो आप वहां पर ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं। अब जिसमें क्या मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, इस प्रकार की आपकी जो कॉस्ट होती है। अब कॉस्ट मतलब किसी चीज को बनाने में कितनी लागत आई है, किस प्रकार की मटेरियल यूज किया गया है। ऐसा तो नहीं पुराना मटेरियल यूज करके उसको नया मटेरियल दिखाया जा रहा है। तो आप हर एक पॉइंट को क्या करते हैं, जांच करते हैं। यही जो चेक करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑडिट। ऑडिट को मतलब हिंदी में बोलते हैं अंकेक्षण करना, जांच करना, परीक्षण करना, चेक करना। नेक्स्ट उसके बाद आप अकाउंटिंग पढ़ते होंगे। अकाउंटिंग बेसिक 4 अकाउंट होता है, कॉस्ट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, कारपोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन शुरुआत में बेसिक आप पढ़े होंगे 11th 12th में ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दोस्तों आप लोग पढ़ेंगे, जिसमें आप बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग में आप पढ़ेंगे पेमेंट क्या है, रिसीव क्या है, ये चीजें आप पढ़ते हैं। सेल्स क्या है, परचेज क्या है, सेल्स रिटर्न क्या है, परचेज रिटर्न क्या है, ये बेसिक चीज आप पढ़ते हैं। एक मेमोरेंडम बनाते हैं। कभी काल आप संदिग्ध में रहते हैं कि ये वस्तु प्राप्त की गई या इसको पेमेंट की गई है, अर्थात ये पेमेंट हुई है या रिसीव हुई, तो आप कंफ्यूज होते थे। तो एक मेमोरेंडम अकाउंट में, तो इसे आप जो बुक कीपिंग जब पढ़ते होंगे उसी के आधार पे आप बनाते थे लेजर।
लेजर जो आप बनाते हैं बेसिक 3 अकाउंट बनते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में आप जो किसी व्यक्ति के नाम से जुड़ा होता है अकाउंट, उसी को बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। जैसे रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, ये लोग क्या है, एक पर्सनल की बात होती है। लेकिन दूसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स जैसे कोई संस्था है, मान लीजिए मैंने एक संस्था बनाया रमेश कुमार यूजीसी नेट, एक प्रकार से किसी व्यक्ति का रिप्रेजेंट कर रहा है। या मान लीजिए आरबीआई, या आपने दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, ये क्या हो रहा है, किसी व्यक्ति को ये रिप्रेजेंटेटिव करता है। एक प्रकार से ये पर्सनल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट जो गुड्स से जुड़ा होता है। अब आप कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई वस्तु बेचते हैं, या कोई वस्तु उधार में, या कोई वस्तु नगद में, इस प्रकार की क्या होता है, रियल मतलब गुड्स से जुड़ी होती है। तीसरा होता है नॉमिनल या अर्थात फिक्टिटियस अकाउंट। फिक्टिटियस मीन्स होता है जिससे प्रॉफिट एंड लॉस की बात होती है। आपने अगर प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, कैसे? अब सपोज करिए आपको प्रॉफिट कैसे हुआ, मार्केट में आप मान लीजिए सरसों लेके जाते हैं। अब सरसों से तेल निकालते हैं, एक तो आपने तेल भी प्राप्त किया, दूसरा खली बेच करके पैसा भी कमा लिया। तो एक प्रकार से आपका ये प्रॉफिट की बात करता है। तो ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता है, ये हमेशा नॉमिनल अकाउंट में आता है। ठीक है दोस्तों, तो आप 3 अकाउंट बनाते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। एक बेसिक चीजें आपको रिकॉल करा रहे हैं दोस्तों। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद आपका बनता है इसी के आधार पे, आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट में जितना होता है आपका डेबिट साइड में सब डायरेक्ट खर्चे को ऐड किया जाता है, और आपका इनडायरेक्ट खर्चे जितने होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में जोड़ा जाता है डेबिट साइड में। देन उसके बाद आप बनाते हैं इसी के आधार पे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, वो तलपट उसको हिंदी में बोलते हैं, जिसमें 2 तरीके से ट्रायल बैलेंस जो होती है आप देखते होंगे। एक बैलेंसिंग मेथड होता है, एक मैथमेटिक्स मेथड होता है। बैलेंसिंग को बोलते हैं शेष विधि, मैथमेटिक्स मेथड को बोलते हैं गणितीय विधि। इसके आधार पे आप क्या करते हैं, चीजों को चेक करते हैं, कोई सी आइटम ऐसा तो नहीं, कोई डिजिट गलत तो नहीं हो गया। इसी के आधार पे आप बनाते हैं एडजस्टमेंट, एक बेसिक आधार होता है। एडजस्टमेंट मतलब होता है चीजों को सही जगह आपने एडजस्ट किया कि नहीं है। पता चला डेबिट का खर्चा क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में नहीं डाल दिया, या जो खर्चा आपका डायरेक्ट था उसको इनडायरेक्ट नहीं बना दिया, या इनडायरेक्ट खर्चे को डायरेक्ट तो नहीं बना दिया। ये बेसिक चीज आप क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्ट मतलब सही चीज को सही जगह बैठा देना। अच्छा, देन उसके बाद जब आपका बुक कीपिंग हो गया, उसके बाद एक शुरुआत में करते हैं दोस्तों जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री हिंदी बोलते हैं रोजनामचा। पर्टिकुलर एलएफ अर्थात पेज नंबर क्या है, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट 2 अकाउंट बनाते थे। अच्छा, ये सारी चीजें आपका बुक कीपिंग हो गया, जर्नल एंट्री हो गया, लेजर हो गया, ट्रेड अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रायल बैलेंस। देन उसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या करता है, व्यापार की स्थिति को बताती है, कितना आपके पास एसेट्स हैं, कितनी आपके पास लायबिलिटी है। जो आपके पास लायबिलिटी होती है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है फिक्स्ड लायबिलिटी और एक होता है करंट लायबिलिटी। उसी प्रकार से आपका एसेट्स जो फिक्स्ड एसेट्स होती है इसको बांटा गया 2 भागों में, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। ये क्या कहती है, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, आपकी करंट एसेट्स बेसिक आपके व्यापार की लिक्विडिटी को दर्शाती है, और फिक्स्ड एसेट्स मतलब बेसिक जो आपके कैपिटल की बात करती है। लेकिन जो करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स होती है, करंट लायबिलिटी जो फिक्स्ड लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ये क्या करती है, लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास कितनी दायित्व बनते हैं, जिसमें आप देखते होंगे शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया। देन उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ शेयर होता है, इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया। इस प्रकार की सारी चीजें आप किसमें आता है, फिक्स्ड लायबिलिटी में। क्या क्या, इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस हो गया। प्रेफरेंस में आप पढ़ते होंगे पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिड्यूएबल, नॉन रिड्यूएबल, इस प्रकार की सारी चीजें आप पढ़ते होंगे। और उसके बाद रिजर्व होता है, कुछ आपका कॉन्टिजेंटल बोलते हैं लायबिलिटी, इसी प्रकार की भी आप चीजें होती है। देन उसके बाद करंट लायबिलिटी होती है। करंट लायबिलिटी मतलब जो इमीडिएटली आप भुगतान, जिसको क्रेडिटर बोलते हैं, ये आपकी लायबिलिटी की बात करता है। अब दोस्तों ये बैलेंस शीट क्या करती है, व्यापार की स्थिति को बताती है, भाई कितना आपके पास एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है। अगर आपके पास एसेट्स ज्यादा हैं, लायबिलिटी कम है, तो इससे ये पता चलता है या तो आपके व्यापार में जो है गुडविल अच्छी नहीं है, या तो गुडविल अगर अच्छी होती तो आपकी एक लायबिलिटी भी और व्यापार में देखने को मिलती कि भाई गुडविल के ही आधार पर व्यापार अच्छी की जाती है। लेकिन गुडविल कैसे बनेगा,
तो गुडविल तभी आपको बनेगा जब आपकी किसी वस्तु की क्वांटिटी और क्वालिटी बेहतर होगा। एक चैप्टर और आगे इसी में आप पढ़ते हो वैल्यूएशन, आगे बताएंगे दोस्तों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ये जो अगला नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत होती है आपका कारपोरेट अकाउंटिंग। लेकिन इसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक चैप्टर और होता है दोस्तों पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मीन्स होता है जिसमें आप साझेदारी होना। अब साझेदारी करने से पहले आपको एक बेसिक डीड बनाना पड़ता है, एक लिखित होता है। कल मान लीजिए दो पार्टनर है आपस में किसी बात को मान लीजिए मनमुटाव कर लिए, लड़ाई झगड़ा कर लिए, तो आप देखते हैं कि एक डीड बनता है। उस डीड के आधार पर पता चलेगा भाई ए ने कितना पैसा लगाया, बी ने कितना लगाया, ए का कितना प्रॉफिट बनेगा, बी का कितना प्रॉफिट बनेगा, ए का टोटल कैपिटल क्या है, बी का कितना कैपिटल, उनके बीच में जो आप रेशियो निकालते हैं कितना डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन किसके आधार पे, जो डीड होता है उसी के आधार पे सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि आप याद रखना कभी भी कोई बिजनेस या कोई लेनदारियां देनदारियां होती हैं तो लिखित में ही होती है, रिटर्न होती है। अगर कोई भी चीज लिखित नहीं है तो मान योग्य नहीं होता है, वो लीगल कभी नहीं माना जाता है। इसलिए जब पार्टनरशिप आप पढ़ेंगे, पार्टनरशिप का एडमिशन, पार्टनरशिप का रिटायरमेंट, पार्टनरशिप का डेथ, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, इस प्रकार के सारे पॉइंट आप पढ़ते होंगे। कब प्रॉफिट ऐड होगा, कब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, कब प्रॉफिट इक्वल रेशियो बढ़ेगा, कब प्रॉफिट अगर कोई डेथ हो गया पार्टनरशिप क्या उसका हिस्सा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कोई पार्टनरशिप रिटायरमेंट हो गया क्या उसको प्रॉफिट दिया जाएगा कि नहीं दिया, ये सारी पॉइंट आपके डीड में लिखा जाता है। किस रेशियो में कितना बांटा जाएगा, ये भी सारी पॉइंट आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। ये चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला टॉपिक, शुरुआत करते हैं कारपोरेट अकाउंटिंग। देखिए कारपोरेट अकाउंटिंग में क्या क्या आपको पढ़ना होता है दोस्तों। बेसिक आप कारपोरेट मीन्स होता क्या, निगम का, ऐसा बोलते हैं कारपोरेट टैक्स। तो एक प्रकार से कारपोरेट क्या होता है, एक प्रकार से व्यापार है, बेसिक आधार होता है। बड़े बड़े लोग जो बिजनेसमैन होते हैं एक टेबल पे बैठ करके आपस में एक मीटिंग करना, बातें करना, एक बड़ा डिसीजन लेना, बड़ा रिस्क लेना, नया इनोवेशन करना। अब जैसे आप पढ़ेंगे शेयर मार्केट है, ये भी कारपोरेट का बेसिक आधार। अब दिल्ली है, मुंबई, ये सब पूरा कारपोरेट का बेसिक हब है। कारपोरेट सेक्टर में क्या होता है, आपको व्यापार ट्रेड का ही बात चलता रहता है। अब लेकिन इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला टॉपिक आपका आता है कंपनी एक्ट 1956। कंपनी एक्ट 1956 ये कहती है व्यापार क्या है, कितना होल्डिंग कंपनी शेयर रखेगा, कितना सब्सिडरी कंपनी, कंपनी कितने प्रकार का होगा, प्राइवेट कंपनी कौन है, पब्लिक कंपनी कौन है, होल्डिंग कंपनी कौन है, सब्सिडरी कंपनी कौन है, इंडिविजुअल कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी, सब प्रकार के इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उस कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया कि जितना आपका शेयर उसी प्रकार से आपका कंपनी का नाम। ठीक है। अच्छा, जब आप कंपनी एक्ट पढ़ते हैं तो एक चैप्टर आपका आता है शेयर। शेयर मीन्स होता है हिस्सेदारियां। अब जब आप शेयर पढ़ते होंगे तो उसमें आपका कई चीजें पढ़ते होंगे। इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, देन उसके बाद इशू ऑफ शेयर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ शेयर क्या है, कैपिटल शेयर क्या है, बैंक से कब आप एंट्री करेंगे, बैंक कब ट्रांसफर होगा, फर्स्ट कॉल क्या है, सेकंड कॉल क्या है, उसके बाद अलॉटमेंट क्या है, कभी कभार आपका शेयर फॉर फ्यूचर होती है, फिर शेयर आपका रीइश्यू किया जाता है। ये सारी चीजें आप पढ़ते होंगे। देन उसके बाद आप इसी में एक मेथड लगाना पड़ता है, एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। एट पार मीन्स होता है किसी भी चीज को 10 रुपए एक रेट थी, आपने उसको 10 ही रुपए में बेच दिया, वो एट पार हो गया। प्रीमियम होता है 10 रुपए एक चीज थी आपने 12 में बेचा तो प्रीमियम हो गया। 10 रुपए एक चीज थी आपने उसे 8 रुपए में बेच दिया तो आपका डिस्काउंट हो गया। इसलिए ये भी मेथड याद रखना। इसी को ही चेक करने के लिए एक नया कंपनी एक्ट आया 2013 जो दोस्तों 2013 ये याद रखना। इसने क्या किया, ये जो ओल्ड कंपनी का बेसिक रूल था इसने उसको रिप्लेसमेंट किया। रिप्लेसमेंट मतलब उसमें काफी चेंजिंग लाया। क्या क्या चेंजिंग लाया, पहले क्या होता था, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो बिजनेसमैन लोग जो बिजनेस करते थे कभी कभी मार्केट में अपनी अच्छी गुडविल दिखाते थे कि देखिए मेरी गुडविल बहुत अच्छी है मार्केट में। कस्टमर जाकर उनकी वस्तु को शेयर पे खरीद लेता था, पता चला उसके मार्केट में कोई गुडविल अच्छी नहीं, अब उसकी बिक्री नहीं हो रहा। इससे कस्टमर को क्या होता था, एक प्रकार से धोखे में रखा जाता था, फ्रॉडगिरी जो बोलते थे। तो 2013 कंपनी एक्ट ने क्या किया, कहा हर एक व्यापार की पहले उसकी बैलेंस शीट चेक किया जाएगा, उसकी गुडविल चेक किया जाए। इसे आप देखते हैं कि फिक्स्ड एसेट में एक चैप्टर टॉपिक होता है, उसी में आपका फिक्स्ड एसेट में आता है गुडविल।
तो गुडविल को भी फिक्स्ड एसेट्स में ही रखा गया है। तो ये 2013 जो कंपनी 2013 है ये उसको चेक करती है कि आपने एट पार पे बेचा है या डिस्काउंट बेचा है या प्रीमियम रेट पे बेचा है। ऐसा तो नहीं आप पता चला आपकी कंपनी की स्थिति बहुत अच्छी है लेकिन वहां आप गुडविल दिखा रहे हैं अर्थात डिस्काउंट दिखा रहे हैं, सोचते हैं डिस्काउंट इसलिए देखिए क्या करें, बिक्री अच्छी नहीं चल रही है, डिस्काउंट इसीलिए दिखा रहे हैं कि अपनी लागत निकाल लें। बहुत लोग करते नहीं, तो अपना जो पूरा बैलेंस शीट बनाते हैं सब कुछ उसमें दर्शाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक प्रकार से टैक्स की चोरी करते हैं। ये सारी चीजें 2030 रूल के अकॉर्डिंग सब कुछ चेक की जाती है, इसलिए कंपनी एक्ट लाया गया। तो जो आप एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, इशू ऑफ शेयर, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये जो बेसिक सारी चीजें पढ़ते हैं, जो शेयर मार्केट में जो लोग काम करते होंगे उनको सब पता है। तो आपको अगर ये चीजें सीखना है, आपको स्टॉक मार्केट क्या है, किस प्रकार से काम करता है, तो इसमें काफी चीजें याद रखना पड़ता है। इसमें 4 पॉइंट को याद रखना, क्या क्या, कभी कभार क्या होता है मार्केट में गुडविल अच्छी है कि नहीं, दूसरा कोई वस्तु सीजनल के अकॉर्डिंग बिक्री हो रहा कि नहीं हो रहा। जैसे ठंड का दिन आया, तो ठंड का दिन आया, कंबल, रजाई, कोट पैंट, जो गर्म कपड़े, इनकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई। और जब इनकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, 1 मिनट दोस्तों आवाज आती है बाहर की। तो बेसिक चीजें आपको क्या क्या पढ़ना होता है, आपको शेयर कैपिटल चैप्टर, शेयर चैप्टर जब आप पढ़ेंगे 1956, तो ये 2030 उसको पूरा चेक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम इससे आगे पढ़ेंगे, 1 मिनट दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसी में आपका आता है दोस्तों, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ शेयर और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होता है, सेम टू सेम यही सब चीजें हैं। यहां पर आप क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर में जो आप पढ़ते होंगे, कितना आपके पास कैपिटलाइजेशन है, कौन सा आपने मेथड यूज किया है, कंसीडर्ड मेथड है या परचेजिंग मेथड या पेमेंट मेथड से है, ये चीजें होता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो आप करते हैं, सुपर प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है, एवरेज मेथड लगा है या कैपिटलाइजेशन मेथड यूज किया है या एनुअलिटी मेथड यूज किया, ये सारी पॉइंट क्या करता है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर। देन उसके बाद 2 चैप्टर से बेसिक इंपॉर्टेंट होता है आपका होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, देन अमलगमेशन। होल्डिंग कंपनी क्या करता है, मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी जिसके पास शेयर 80%, 70% है और कोई उसके पास से नीचे छोटी कंपनी है, अब उसके पास शेयर पता चला 50 बजाय 40% शेयर है, अब वो मार्केट में अच्छा अपना व्यापार नहीं जमा पा रहा, नहीं काम कर पा रहा, तो जो होल्डिंग कंपनी वो कहता है कि आप अपना शेयर मुझे बेच दो या अपने आप कंपनी मुझे बेच दो, तो मैं आपकी कंपनी खरीद लेता हूँ। तो आप देखते हो कि बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को होल्ड कर लेती है, अपने तरीके से चलाना शुरू कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जब मार्केट में आप देखते होंगे बीएसएनएल थी, तो बीएसएनएल एक प्रकार से मोनोपोली था, गवर्नमेंट का चीज था। जैसे प्राइवेट सेक्टर में आपने जियो आया, वोडा आया, उसके बाद आपका आइडिया आया, इस प्रकार एयरसेल आया, बहुत से ऐसे मार्केट में। आज देखते होंगे जियो ने काफी कंपनी को होल्ड कर लिया। होल्ड मींस अगर देखा जाए तो जो वोडा वो भी उसके अंतर्गत आ गया, वीआई वो भी उसके अंतर्गत आ गया, आइडिया उसके बाद आ गया, सिर्फ एक एयरटेल जो उसके बराबर में चल रहा है। लेकिन इनका क्या है, जो बड़ी कंपनी जिसका शेयर एक प्रकार से कस्टमर जितने के पास ज्यादा होता है, डिमांड जितना है, तो उनको लगा हम मार्केट में सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना इनके साथ अपना शेयर बेच दो, इनके साथ एक प्रकार से अपना सब्सिडी के आधार पे काम करो। यहाँ पर याद रखना सारा सेम टू सेम वही चीज है, बैलेंस शीट जो आपकी होगी, जितनी आपकी गुडविल होगी, जो एसेट्स होंगे या आपकी लायबिलिटी कितनी होगी, ये सब कुछ क्या करती है, जो बड़ी कंपनी होती है वो होल्ड करती है। लेकिन कभी काल क्या होता है कि कोई कंपनी बहुत अच्छा मार्केट में गुडविल बनाई है, क्या वो गुडविल जो होती है होल्डिंग कंपनी के लिए क्या होता है, वो कैपिटल होता है या कैपिटल रिजर्व होता है। तो दोस्तों उसके लिए एक प्रकार से कैपिटल होता है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर मान लीजिए कभी का कोई कंपनी ऐसा है अपनी, उसके पास बहुत सी बड़ी बड़ी ऐसी मशीनरी चीज थी, अगर वो भी सस्ते करके बेचा, तो क्या होल्डिंग कंपनी जो थी बड़ी कंपनी, उसके लिए कैपिटल रिजर्व होगा या उसके पास एक प्रकार से गुडविल है। ये भी याद रखना, अगर वो सस्ती करके बेचा है महंगी चीज को, तो उसके पास कैपिटल रिजर्व होता है। ये सारे पॉइंट याद रखना, पेमेंट मेथड, कंसीडर मेथड, ये बेसिक आपका आधार, इस पे हम कैलकुलेशन भी करते हैं। इसी से जुड़ता हुआ सेम टू सेम आपका अमलगमेशन। अमलगमेशन में आप पढ़ते होंगे कि एक कंपनी है ए और बी,
अपना वो नाम क्या करती है, समाहित खत्म करती है, एक नया नाम बना लेती है। दूसरा होता है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड। एक होता है ऑब्जर्वेशन, ऐसे समझ जाओ, एक ए नाम की कंपनी थी, अब इसने क्या हुआ, यहाँ पर बी का नाम की कोई कंपनी, इसका भी दोनों का सेम पहले एक ही जैसा व्यापार था, लेकिन बी की मार्केट में गुडविल अच्छी नहीं थी, इसने इसके साथ क्या कर लिया, मेल मर्ज कर लिया, एक प्रकार से अमलगमेशन कर लिया, ऑब्जर्वेशन कर लिया। दूसरा है ए और सी नाम की कंपनी है, और ए ने क्या कर लिया, इन दोनों खत्म करके ए डी का नाम से एक नाम रख लिया। तीसरा होता है एक सी नाम की कंपनी है, इसने स्वयं अपना नाम करके सी सी नाम रख लिया। इस प्रकार से आपका अमलगमेशन 3 प्रकार से किया जाता है। सेम मेथड वही है, पेमेंट मेथड, कंसीडर मेथड, परचेजिंग मेथड, इसी जैसे आपका होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी है, सेम टू सेम यही सारा सिस्टम आपको अमलगमेशन में भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये तो हमने कारपोरेट अकाउंटिंग के बारे में बात किया। एक और लास्ट करते उसके बाद यहीं पर क्लास को वाइंड अप करके बंद करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बात, क्योंकि दोस्तों पूरा बताते हैं लेकिन आवाज़ काफ़ी डिस्टर्बेंस कर रही है, अब शाम को पूरा वीडियो बनाएंगे, पूरा डिटेल में बाकी अलग अलग का। एक और थोड़ा सा लेक्चर देते हैं इसी पे। एक होता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जिसमें आप पढ़ते होंगे, जिसमें रेशियो एनालिसिस क्या है, बजटरी कंट्रोल क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, कैश फ्लो क्या है, फंड फ्लो क्या है, और आपका टेंडर कॉस्ट क्या है, अर्थात जॉब कॉस्टिंग क्या है। एक प्रकार से कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट है, लेकिन आपका रेशियो एनालिसिस में भी दिया हुआ है। अर्थात इसमें और एक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या और एक्चुअल कॉस्ट क्या है। तो जिसमें हम रेशियो एनालिसिस क्या करते हैं, जब आप व्यापार करते हो तो हर एक चीज का आप रेशियो बनाते हैं, कितना हमारे पास मटेरियल है, कितना लेबर है, कितना हमारे पास क्विक एसेट्स है, कितना हमारे पास करेंट एसेट्स है, या हमारे पास वर्किंग कैपिटल क्या, उनका एक रेशियो आप बनाते हैं। इससे पूरा मेथड लगता है। करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो क्या है, टर्नओवर क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, इन्वेंट्री क्या है, ये सारी चीजें आप इसमें सोल्व करते हैं। गियरिंग रेशियो क्या है, अर्थात इसमें आपको पूरा फार्मूला बेस पे दोस्तों निकालना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कैश फ्लो, फंड फ्लो। कैश फ्लो मीन्स होता है जिसमें आप पढ़ते हैं फाइनेंसिंग क्या, ऑपरेटिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है। फाइनेंसिंग मीन्स होता है जो अभी आप पैसा, व्यापार जो ट्रेड करते हैं, पहले आपको पैसा चाहिए। पैसा मीन्स आपके पास कैश होना चाहिए। अब वो कैश आएगा कहाँ से, या तो आप बारोइंग करेंगे, जब आपके पास बारोइंग करेंगे या कहीं से उधार लेंगे, देन उसके बाद उस पैसे कहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको इन्वेस्टिंग बोलते हैं। जब इन्वेस्ट करते तो आप व्यापार को जब चलाना शुरू करते हैं तो उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग। तो आप कैश फ्लो में 3 चीजें पढ़ते होंगे, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, ये 3 बेसिक आधार होता है। इसी के आधार पे आप कैश फ्लो का पूरा कैलकुलेशन करते हैं। दूसरा होता है फंड फ्लो। फंड फ्लो मीन्स होता है कोष प्रवाह। इसमें आप पढ़ते होंगे सोर्स ऑफ कैपिटल, अर्थात सोर्स ऑफ मनी या सोर्स ऑफ फंड कहाँ से आएगा, एप्लीकेशन, और एक बेसिक होता है आपका सोर्स। देखिए क्या होता है फंड फ्लो का सोर्स कहाँ से होता है। अगर आपने कोई वस्तु बेचा तो आपके पास पैसा आया, आपने कोई वस्तु खरीदा तो आपके पास से पैसा गया। तो एक प्रकार से पैसा आने का बेसिक स्रोत क्या होता है, पैसा जाने का बेसिक स्रोत क्या होता है। तो फंड मतलब कोष प्रवाह, ठीक है। एक होता सोर्स ऑफ, एक होता एप्लीकेशन। तो सोर्स मतलब पैसे प्राप्त करना, एप्लीकेशन पैसे खर्च कर देना। देन उसी पे आप पढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स होता है जिसमें आप 2 पॉइंट को याद रखते हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी क्या होता है दोस्तों, कब आपकी लायबिलिटी बढ़ती है, कब आपकी लायबिलिटी घटती है, कब आपके वर्किंग कैपिटल के लिए बेहतर माना जाएगा, कब आपका करंट एसेट्स बढ़ता है, कब घटता है, वर्किंग कैपिटल के लिए कब बेहतर माना जाता है। ये होता है आपका वर्किंग कैपिटल। तीसरा आप पढ़ते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट आप बनाते होंगे। इसमें अलग अलग मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसमें आप बेसिक चीजें आप पढ़ते होंगे। टोटल प्रॉफिट रखते हैं, जितना आपका खर्चा ऑपरेटिंग तरीके जोड़ेंगे, इन्वेस्टिंग तरीके से ऐड करेंगे, फाइनेंसिंग तरीके से सारी चीजें स्टेटमेंट आप बनाते हैं। तो दोस्तों ये था कैश फ्लो, फंड फ्लो और रेशियो एनालिसिस। देन उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट का है, स्टैंडर्ड कॉस्ट का। एक्चुअल मीन्स होता है जो वास्तविक रूप से आप खर्च करते हैं। स्टैंडर्ड मीन्स होता है बेसिक मेजर क्या है। सपोज करिए आपने कोई किसी यूपीएससी तैयारी करते, आपने सोचा 2 लाख मेरा फीस होगा और 1 साल में मेरा 2 लाख खर्चा, 5 लाख टोटल आपने खर्चा बनाया कि 1 ईयर तक किसी शहर में, दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में आपको रहना है।
5 लाख आपने सोच के चला था, आपने बेसिक एक स्टैंडर्ड बनाया, एक मेजर बनाया, लेकिन अगर 5 लाख के बजाय आपका 4.5 लाख खर्च होता है तो आपको लगेगा ये मेरे लिए फेरिएबल हो कि अनफेरिएबल? आपके लिए फेरिएबल हुआ। क्या? 50,000 आप रिमेनिंग अर्थात आपके पास सरप्लस हुआ। तो जो आपने स्टैंडर्ड बनाया था 5 लाख का, लेकिन आपका खर्च हुआ 1 साल के अंदर 4.5 लाख। अब 4.5 तो 50,000 आपका जो रिमेनिंग बचता है, यही आपका याद रखना किस कारण से बचा और किस कारण चीजें बचा। हो सकता है शहर में रेंट आपको सस्ता मिल गया घर, हो सकता है खाने पीने की चीज सस्ती मिल गई, कोचिंग में हो सकता है डिस्काउंट चल रहा था, आपका 2 लाख का फीस 1.5 लाख में हो गया। ये सारी जो आपका डिस्काउंट, सारी चीजें आप कैलकुलेशन करते हैं, यही आपका एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट पड़ते हैं, जिसमें आपका मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना। मटेरियल कीमत बढ़ेगी तो खर्चा ज्यादा बढ़ेगा, सस्ता होगा तो आपके लिए अच्छा होगा। ये सारे पॉइंट आप एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में पढ़ते, पूरा फार्मूला बेस होता दोस्तों। उसी प्रकार से आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट आपका रेट रुपए में देखना, कॉस्ट में देखना, याद रखना किसी चीज का, जैसे बोलते हैं कि प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है, ये भी एक आपको टॉपिक पढ़ना पड़ता है। प्राइस और कॉस्ट में क्या फर्क होता है, प्राइस एंड कॉस्ट। जब आप किसी वस्तु को बनाते हैं उसमें कितनी आपकी लागत लगती है उसको बोलते हैं कॉस्ट, और जब उस वस्तु को आप मार्केट में बेचने को एक कीमत निर्धारित करते हैं उसी बोलते हैं प्राइस। बस ये फर्क होती है। तो आप इसमें आप पढ़ते होंगे ब्रेक इवन पॉइंट। अगर ब्रेक इवन पॉइंट ये कहती है कि 2 रुपए की चीज थी, आपने 2 ही रुपए में बेच दिया, इस पर कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं। 2 रुपए की चीज थी, आपने 3 रुपए में बेचा तो आपके लिए प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए एक्स्ट्रा मिला तो आपको क्या इम्पैक्ट पड़ा नहीं। 2 रुपए की चीज थी, आपने 1.5 रुपए में बेचा तो आपको 50 पैसे का माइनस हो रहा है, अर्थात 1.5 में अगर आपने बेचा 1.50 कर दे तो कब आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, कब इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कब जीरो होगा, ये सारे पॉइंट आपको, फिर वही मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये सारी चीजें आप पढ़ते होंगे। ठीक है दोस्तों। जॉब कॉस्टिंग क्या है, किसी चीज को बनाने में उसकी लागत क्या आती है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंट में आप पढ़ते होंगे प्राइम कॉस्ट क्या, फैक्ट्री कॉस्ट क्या, टोटल कॉस्ट क्या है, नेक्स्ट ऑफिस कॉस्ट क्या है, मटेरियल क्या है, लेबर क्या, ओवरहेड क्या है, मिनिमम जोन क्या है, मैक्सिमम जोन क्या है, डेंजर जोन क्या है, ये बेसिक फार्मूला होता है। मशीन आवर रेट क्या है, टेलर महोदय का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी आपको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद टेंडर कॉस्ट क्या है कि वर्क सर्टिफाइड क्या है, अनसर्टिफाइड क्या है, ये बेसिक चीज आपका कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करता है। प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या है, एक चैप्टर होता है, किसी वस्तु को बनाने के लिए कितने कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, फिनिशिंग गुड तक कितना उसमें लागत आती है, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग कॉस्ट। उसमें आपका नॉर्मल लॉस होता है और एबनॉर्मल भी लॉस होता है, कभी नॉर्मल प्रॉफिट, कभी आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट भी होता है। सपोज एबनॉर्मल प्रॉफिट कैसे, एबनॉर्मल प्रॉफिट कैसे, मान लीजिए आपके पास सरसों था, सरसों को लेकर के आप तेल निकालेंगे, पता चला सरसों 10 केजी था, तेल आपको 4 केजी मिला, लेकिन आपका 6 केजी क्या हुआ, खाली बन गया। उस